प्रिय छात्रों, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद चर्चा कर रहे हैं विस्थापन की समस्या एवं पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008। देखो, दोनों में अंतर क्या है। अगर हम लोग अभी तक पढ़े इंडस्ट्रियल पॉलिसी, झारखंड खनिज का एक अकुत भंडार वाला राज्य है। खनिज है तो फैक्ट्री लगेगी। फैक्ट्री का निर्माण काल सबसे प्राचीन काल से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। कहां से हो रहा है तो हम लोग अगर उसको देखेंगे तो 1907 में सबसे पहले जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को थी, जो अब टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, वहां से लगाई गई। आगे चल करके कई सारी फैक्ट्रियां लगी। खास करके देश जब हम लोगों का आजाद हो गया तो आजादी के पश्चात भी कई फैक्ट्रियां यहां पर स्थापित की गई। ये भी सर्वविदित है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्ट्री में बोकारो स्टील कंपनी लगाया गया। धनबाद में कोल माइन संग्रह का वृद्धि हुआ। तो इन सब के थ्रू अगर किसी राज्य में, इतना तो क्लियर है कि अगर किसी राज्य में खनिज संपदा है तो फैक्ट्री का निर्माण होगा। अगर फैक्ट्री का निर्माण होगा तो फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, और जमीन लेने के लिए आप जाएंगे तो कोई भी भूखंड, ऐसा भूखंड नहीं होता है जिसमें कोई व्यक्ति निवासी न करता हो या कोई व्यक्ति उसमें रहता ही नहीं हो। ऐसा पॉसिबिलिटी किसी के बस की चीज नहीं होती है। तो अगर हम जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो उनको वहां से हटाना पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह पर छोड़ के जाना किसी भी आदमी को, इसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन है क्या? विस्थापन मतलब एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर जाना। झारखंड में ज्यादातर इंडस्ट्रियां कहां बसी? मैदानी इलाका था नहीं, पहाड़ी एवं दुर्गम इलाका था। पहाड़ी एवं दुर्गम इलाका था तो उस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे, क्योंकि ये तो आदिवासी भूमि ही थी। अगर आप इसको एक और नजरिए से देखिए तो बिहार का ही पार्ट है। बिहार मैदानी इलाका है और उसका जो छोटनागपुर वाला खंड है वो पठारी इलाका है। तो मैदानी इलाके में आर्य समूह रह रहा है तो पठारी इलाके में जनजाति रह रहे हैं। तो आरंभिक तौर पर यह मूल क्षेत्र जनजातियों का ही है। परिणाम यह हुआ कि जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई तो बाहर के लोग भी आए और आदिवासियों को अपना जमीन छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ा। विस्थापन एक वैश्विक समस्या है। दुनिया में लोग कहते हैं कि आधुनिक लाओ, तरक्की करो। तरक्की करने के लिए फैक्ट्री लगाओ। जब हम फैक्ट्री लगाने के लिए जाएंगे तो हमारे पास वहां क्या आएगा? फैक्ट्री लगाने के लिए हम जाएंगे तो सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण करेंगे। जमीन अधिग्रहण करेंगे तो विस्थापन होगा। तो विकास का साथ चलने वाला चीज है विस्थापन। लेकिन यहां समस्या यह नहीं है कि विस्थापन हुआ तो क्यों और विस्थापन से दिक्कत क्या है। यहां समस्या के मूल केंद्र में बात यह फंसी हुई है कि अगर एक आदिवासी को एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पर जाना पड़ रहा है तो वो जहां जाए वहां उसे घर मिले, वहां उसे अपने काम चलाऊ जमीन मिले, उसका पुनर्वास हो। मतलब एक आवास जाए तो दूसरा आवास मिले। पुनर्वास के लिए शुरू से ही लंबे चौड़े दावे हैं। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हम ऐसी कॉलोनी बसा के देंगे, उनको घर बसा के देंगे, उनके अनुकूल वातावरण देंगे, उनकी कल्चर को भी वापस कर देंगे। लेकिन ये सब कागजों पर होता आया। रियलिटी में ऐसी चीजें हम लोगों को कभी दिखाई नहीं दी। जब ये चीजें हमें दिखाई नहीं दी तो नेचुरली है कि लोग विस्थापन के प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ईमानदारी से शुरू से ही जहां फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री का जो बजट आया, उस बजट से ठीक ठीक कॉलोनी बसा करके आदिवासियों को भी सेटल लाइफ दिया जाना होता तो यह समस्या नहीं बनती। देखिए, यहां सेटल लाइफ का दो मायने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आदिवासियों के लिए 5 तल्ला एक कॉलोनी बना दें। आदिवासी चाहते हैं कि ये मेरे परंपरागत परंपरा और पूर्वजों की परंपरा के विपरीत है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाता है? अगर वे ही क्लब के लोग जो टिस्को, बोकारो से धनबाद को सेटल कर रहे थे, वे लोग जनजातीय स्टाइल में ही पहाड़ी एरिया में अगर आदिवासियों को बेहतर घर और कम्युनिकेशन सड़क दे दिए होते तो क्या पहाड़ टूट जाता। इसीलिए एक तल्ले पर 5 लोगों को रखने के बजाय, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आदिवासियों में एक परंपरा है कि जो उनका घर होता है उसी घर में उनके कुल के वंशज रहते हैं। अगर वे वहां से हट रहे तो कुल के वंशज हट रहे हैं। 5 तल्ला के घर में एक ही जमीन पर 5 के वंशज हो, ऐसा परिकल्पना उनको स्वीकार नहीं है। तो बेहतर ये होता कि आदिवासी स्टाइल में ही आदिवासी गांव सेटल करके विस्थापन के बदले मिलते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। परंतु
अभी तक इस राज्य में 150 से अधिक बृहद उद्योग लगे। हर बार आदिवासियों को छला गया, विस्थापन होगा, सब कुछ मिलेगा, पर रियलिटी जब चेक हुई तो कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो परेशानी तो है, उसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है। यही समस्या है, यही हमारे आज के टॉपिक का मूलखंड है कि झारखंड में विस्थापन एक समस्या है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, उनको फिर से बसाना, उनके फिर से उनके आवास का प्रबंध करना, इसके लिए एक कारगर पॉलिसी होनी चाहिए। तो राज्य के गठन के पहले केंद्रीय पॉलिसी थी जो चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अब केंद्रीय पॉलिसी के जगह पर झारखंड सरकार ही एक अपनी पॉलिसी बना ले। तो झारखंड सरकार जो अपनी पॉलिसी बना रही है उसका नाम है 2008, मतलब राज्य के गठन के 8 वर्ष के बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी विकसित की गई, जिस पॉलिसी में क्या क्या बातें कही गई हैं हम लोग देखेंगे। यही हमारी विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का मूल्य पाठ्यक्रम है या खंड है। देखिए, एक मान्यता है, चाहे लोगों के पास एक सर्वे डाटा है कि झारखंड की 1/4 आबादी माइग्रेट कर गई है, विस्थापन का शिकार हो गई है। मतलब हर 100 में से 25 आदमी को अपना घर छोड़ना पड़ा है ताकि यहां उद्योग लग सके। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ उद्योग लगा, झारखंड एक धनी राज्य बन गया, परंतु झारखंडी गरीब रह गए, क्योंकि उद्योग के नाम पर उनको न तो नौकरी मिला, न तो उनको जॉब मिला। उन्हें क्या मिला? उद्योग के नाम पर उनको केवल विस्थापन मिला और विस्थापन का दंश मिला। यही इसलिए आलोचना का मूल खंड यही है। इस नीति की हम चर्चा करें तो इसके पहले की नीति पर आए, हम तुम लोग के साथ साझा कर रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, नीति को लाने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत पहला चीज है हम लोगों का कि झारखंड राज्य में अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार 65 लाख लोग विकास के नाम पर विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से खनिजों के उत्खनन से 25 लाख, मतलब खनिज लगाने के नाम पर 25 लाख लोग बाहर गए, कारखाना लगाने के नाम पर 12.5 लाख लोग गए, बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर 16 लाख लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा, जबकि यहां पर वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य एवं दूसरे मामलों के तहत 11 लाख लोग विस्थापन का शिकार हुए। और कुल मिलाजुला के इस प्रकार से एक भारी भरकम आबादी विस्थापन है। मतलब विस्थापन केवल फैक्ट्री जनित नहीं है, कहां कहां से है? खनिजों की खुदाई हो रही है, उसके चलते विस्थापन है। 25 लाख लोग घर छोड़ दिए। कल कारखाने लगाए गए, टाटा बोकारो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 12.5 लाख लोग को घर छोड़ना पड़ा। सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, जल आपूर्ति के नाम पर या तो सिंचाई के नाम पर, इसके थ्रू कितने गए? तो उसके थ्रू भी 40 लाख गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपके पास क्या क्या है, सारंडा में प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। आप चले जाइए पलामू के लातेहार में, वहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। इसके अलावा कोडरमा का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, उधवा पक्षी विहार हो और माझी हो, हर जगह ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके चलते उस एरिया को जानवर का घर मिल गया, लेकिन आदिवासियों का घर नहीं मिला। दुख तो है, दर्द तो है कि सभी कोई के आवास मिल रहे हैं। सिर्फ आवास अगर किसी का छीन रहा है तो एक आदमी का आवास छीन करके दुनिया में सभी को खुश किया जा रहा है। इससे अच्छी बात, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? विश्लेषण के आधार पर कहा जाता है कि झारखंड में लगभग 1/4 जनसंख्या, 1/4 जनसंख्या विस्थापन का शिकार ऑलरेडी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या चीजें हैं। कहते हैं कि अभी झारखंड में 3-4 बड़ी परियोजनाएं लंबित भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडस्ट्री लग गया, 3-4 परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें से 2 से 3.5 लाख लोगों के विस्थापित होने की गुंजाइश है, विस्थापन के शिकार होंगे। परंतु अब स्थानीय लोग तीव्र विरोध कर रहे हैं, जिस कारण ये परियोजनाएं आज के डेट में बाधित हैं। वे कौन कौन परियोजनाएं हैं जो बाधित हैं या जिनको आगे निकलना चाहिए? तो उनमें से एक आता है कोयल कारो परियोजना, दूसरा आता है फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट और तीसरा ईचा डैम परियोजना। कुछ और भी हैं, हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, परंतु वे आपके साथ आएंगे। यानी कोयल कारो परियोजना, फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट और ईचा डैम, ये सारे प्रोजेक्ट लोकल पब्लिक के विरोध के कारण रोकी गई हैं। अभी कुछ दिन पहले आप अडानी पावर प्रोजेक्ट गोड्डा के बारे में भी सुने थे, उसके चलते भी लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा है। ठीक है, तो सब चीज प्रोजेक्ट इसी में जुड़ते चले जाएंगे भविष्य में। अब हम लोगों के पास क्या है
कि स्थानीय जनजाति एवं गैर जनजातियों के विरोध का मुख्य कारण उनके हजारों एकड़ जमीन को विकास के नाम पर लेना और उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करना है। जमीन ले लिए, न पुनर्वास कराना है न मुआवजा कराना है। मुआवजा के नाम पर 1 लाख अभी ले लीजिए, 5 साल के बाद 1 लाख ले लीजिए, पहला वाला 1 लाख से पकौड़ा खा लीजिए और दूसरा वाला 1 लाख से जो है सो कपड़ा खरीद लीजिए और अपने आप को बम बम करते रहिए। सब कुछ छिन जा रहा है लोगों के पास। लोग इसीलिए दुखी हैं और त्रस्त भी हैं। देखिए, इन चीजों को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर के चलें कि इसमें और क्या क्या बातें हैं जो हम लोगों को अध्ययन में शामिल करना चाहिए, तो कहता है कि झारखंड में विकास और औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन का योजनाबद्ध इतिहास रहा है। मतलब ये विस्थापन की समस्या ये झारखंड की आज की समस्या नहीं है। 1893 1893 मतलब ये 19वीं सदी की समस्या चला रहा है। रेल परिवहन योजना के नाम पर यहाँ के लोगों का जमीन पहली बार अधिग्रहित किया गया था। मतलब 1893 में जब रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसके लिए लोगों का जमीन का अधिग्रहण हुआ। इसके पश्चात झारखंड में खनिज संसाधनों के उत्पादन, आधुनिक उद्योगों की स्थापना लगातार चलती रही और विस्थापन आगे बढ़ते बढ़ते एक ज्वलंत मुद्दा का रूप ले लिया, ऐसा बात कहा जाता है। कहते हैं कि आजादी के पश्चात झारखंड भारतीय आधुनिक उद्योगों, आजादी के पश्चात झारखंड आधुनिक उद्योगों का एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बन गया। ठीक है, यहां टिस्को का विस्तार हुआ, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई, रांची में एचईसी की स्थापना की गई और इन सब पर हजारों एकड़ जमीन विकास के नाम पर लिया गया। परंतु इस औद्योगिक विकास का आर्थिक लाभ न तो आदिवासियों को मिला और न ही यहाँ के स्थानीय आबादी को मिली, बल्कि उनकी जनसंख्या का अनुपात घट गया। यानी जब आपका राज्य झारखंड, जब भारत मतलब आजाद हुआ था, तो यहाँ पर झारखंड के भूभाग पर मोर देन 50% आदिवासी रहते थे। पिछले सालों में क्या हुआ, आदिवासियों की जनसंख्या नहीं रुकी, परंतु इतना तो सच है कि रुका तो क्या, बाहरी लोग के आने से उनका अनुपात घट गया और आज आदिवासी कितने बच गए झारखंड में, मात्र 26.01% उनकी आबादी बच गई। तो बहुत लोग कहते हैं क्या आदिवासियों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, संतान पैदा करना बंद कर दिए? नहीं, उनका अनुपात ठीक रहा, लेकिन बाहरी माइग्रेट पीपुल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ABCD, आरा, बलिया, दरभंगा, छपरा से लोग आकर के बस गए, लोटा सोटा झोटा जिसको शिवसुरन कहते थे, ये बाहरी पीपुल आन के भर गई। धनबाद में जाओ, बोकारो में जाओ, लोकल लोग दिखता कहाँ है, सारे बाहर के लोग हैं। वहां पर बड़े बड़े बसें चलती हैं, उसी मेंशन की चलती हैं और किसकी किसके बीच में वहां तो गैंगवार चल रहा है कि संपत्ति हमारी है कि तुम्हारी है, लेकिन जिसकी है वो कहाँ है, वो तो पर्दे की स्क्रीन में ही नहीं है, वो तो पर्दे से ही बाहर हुआ है वहां पर। ठीक है, तो ये सब चीजों के नाम पर मतलब विकास हो, उद्योग लगे, तो उसका लाभ सबसे पहला हक वहां के स्थानीय जनता को होना चाहिए, परंतु ये नहीं मिला। इसका एक कारण हम पहले भी चर्चा किए, स्किल नहीं था, उसके अनुसार नौकरी करने के लायक लोगों में स्किल नहीं था। एक कारण ये भी हो सकता है, हम उससे एग्री करते हैं, बट फिर भी यहां अगर स्किल, अगर जिस दिन बोकारो लगा उसी दिन 4 गो इंजीनियरिंग कॉलेज भी लग गया होता तो शायद इसकी स्थिति अलग होती, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलती, उन लोगों की चीजें होती। तो ऐसी नहीं है कि कई चीजें हैं जो हमारे साथ आती हैं और हम लोग उसको देखते हैं कि छल हुआ तभी हम लोग उसको बात को कहते हैं कि झारखंड के बारे में अगर थोड़ा सा इसी डिटेल को हम लोग और आगे लेकर के चले तो कहता है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या 1931 में 50% से घटकर 2011 में 26.2% हो गया। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातीय एवं स्थानीय लोगों की हितों की रक्षा की जाए। इसी को ध्यान में रख करके पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 को पारित किया गया। पहला क्वेश्चन, हालांकि इसको हम बोलते ही हैं कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के हितों की रक्षा के लिए विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो पहला टर्म तो यही याद रखना है कि यह 2008 में की गई। देखो, अब आपके सामने हम एक डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस डाटा में एक कैलेंडर है जिसमें दिखेगा कि कौन योजना में कितने लोग घर छोड़े और कितने लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चार्ट के जरिए इसको समझते हैं।
देखो झारखंड में सबसे पहले 1893 में रेल परिवहन योजना की शुरुआत हुई। कितना जमीन लिया गया इसका ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं है, परंतु राजमहल से मुगल सराय जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तब इस प्रोजेक्ट के तहत पैसे आपसे लिए जाते हैं। सेकेंड, 1893 झरिया कोयला खनन के नाम पर जमीन लिया गया, इसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है कितना जमीन लिया गया। अब इसी प्रोजेक्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए क्या है, 1907 में टाटा आयरन कंपनी लगाई गई, ठीक है, और इसमें 3564 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहण किया गया, जो सिंहभूम के साकची क्षेत्र से संबंधित था। एक कॉलम में एकड़ जमीन है कि किस प्रोजेक्ट पर कितना एकड़ जमीन लिया गया है, इसी श्रेणी को ध्यान में रखिएगा। फिर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं 1928 मुरी एल्युमिनियम कारखाना, मुरी एल्युमिनियम कारखाना, इसमें 230 एकड़ जमीन लिया गया। कहां पर है मुरी एल्युमिनियम कारखाना? बोकारो या रांची? मुरी सिली रांची, रांची से संबंधित है। 5 नंबर, 1948 में डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई, जो एक सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर सामने आई। इसके लिए देखो डाटा, देखो कितना भयानक डाटा है, 28,873 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया इस प्रोजेक्ट के नाम पर। ये हजारीबाग और 1-2 जिले हैं जिससे संबंधित हो सकते हैं। 6 नंबर, 1958 एचईसी की स्थापना रांची में शुरू हुई और इसके नाम पर 7,711 या कई जगह ही डाटा मिलता है 9,200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जो हटिया रांची से संबंधित था। 1964 बोकारो स्टील की स्थापना हुई, इसमें 34,227 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया बोकारो में। स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना, इसके लिए 85,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जो सिकदरी रांची में है। कोयल कारो परियोजना जो अभी बाधित है, पूरी भी नहीं हुई है, 45,112 एकड़ जमीन लिए गए तोरपा और तपकरा के क्षेत्रों में। आदित्यपुर, जिसको आयडा के नाम से अभी आप जान रहे हैं, इसके लिए 34,432 एकड़ जमीन सिंहभूम में अधिग्रहित की गई। आप अंदाजा लगाइए कि कितना जमीन जो है झारखंड का अधिग्रहण का शिकार है। तो इसमें फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। 11 नंबर, सीसीएल परियोजना, ठीक है, इसके लिए 9,000 बेरमो बोकारो में लिया गया। कथारा रजरप्पा परियोजना 6,000 एकड़ जमीन लिया गया रजरप्पा बेरमो में। गोमियों का बारूद कारखाना 1,500 एकड़ जमीन गोमियों में लिया गया। तेनू घाट बांध परियोजना 1,500 एकड़ जमीन लिया गया। कोनार बांध परियोजना 1,000 जमीन लिए गए। बोकारो थर्मल पावर के लिए 1,200 एकड़ जमीन लिया गया। चंद्रपुरा थर्मल पावर के लिए 630 एकड़ जमीन अधिग्रहण किए गए, ठीक है। अब इस चीज को आगे बढ़ाइए और देखिए चांडिल जल विद्युत परियोजना 1982 में शुरू हुआ, 17,683 एकड़ जमीन लिए गए। ईचागढ़ जल विद्युत परियोजना, जो अभी हम बताए कि इसको अभी विवाद चल रहा है, इसके लिए 8,585 एकड़ जमीन लेना है। शंख जल विद्युत परियोजना 81,819 एकड़ जमीन लिए गए। औरंगाबाद परियोजना 23,000 भूमि अधिग्रहण की गई। अंदाजा लगाइए कि झारखंड के कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं और किस मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर कितने बड़े बड़े जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, अंदाजा लगा सकते हैं। इससे शायद आपको क्वेश्चन न पूछे। इस डाटा को दिखाने के पीछे था मेरा मकसद कि इसकी यह भयावहता को समझिए कि यह कितना भयानक रूप लिए हुए है, क्योंकि एग्जाम में इस डाटा पर कि किसमें कितना भूमि अधिग्रहण की गई ऐसा ट्रेंड नहीं है अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम उसको नहीं कहेंगे कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसलिए हमने इसका हेडिंग आपको क्या दिया कि पुनर्वास नीति की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों सरकार को महसूस हुआ कि उसे पुनर्वास नीति लानी चाहिए, क्योंकि यह 2-4 लोगों की समस्या नहीं थी, यह झारखंड की समस्या थी, ठीक है। अब इस नीति के ऊपर आते हैं कि इस नीति में प्रोविजन क्या है। देखिए चार्ट 2, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने लोग विस्थापन के शिकार हुए। जब टाटा टिस्को कंपनी लगी 4 से 7 गांव में फैली हुई है, 4,000 आदिवासियों को घर छोड़ना पड़ा। एचईसी के लिए 12,000 आदिवासियों ने घर त्यागा। बोकारो स्टील प्लांट में भी 12,000 आदिवासी घर छोड़े। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में 37,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तेनू घाट में 20,000 परिवार घर छोड़े। सीसीएल में 32,000 परिवारों को घर त्यागना पड़ा। मैथन से 1,600,
पंचेत से 7,650 और चांडिल परियोजना में 6,172 परिवार घर छोड़े। पहला चार्ट आपको यह दिखा रहा था कि कितनी जमीन अधिग्रहण की गई, दूसरा चार्ट आपको यह दिखा रहा है कि कितना अधिग्रहण किया गया, कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा। शंख जल विद्युत परियोजना, इसमें भी 8,215 परिवार का गृह त्याग हुआ, ठीक है। औरंगा बांध परियोजना 30 गांव 14,091 परिवार घर छोड़े। अब यहीं पर आ जाइए, विवादित परियोजनाएं को क्यों कितना भया होता है उसको देख लीजिए। कोयल कारो परियोजना, इस परियोजना का लागत है 3,144 करोड़ रुपए। इस परियोजना में 256 गांव बर्बाद हो जाएंगे और इस परियोजना से 2.5 लाख पब्लिक को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना जो डिस्टर्ब है, इस पर 2,105 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें 29 गांव समाप्त हो जाएंगे और उसमें 27,000 पब्लिक को अपना घर छोड़ करके विस्थापित होना पड़ेगा। ईचा डैम परियोजना, इसका लागत कितना आएगा पता नहीं, कई बार इसका संशोधन होगा, लेकिन 66 गांव बर्बाद हो जाएंगे और 12 लाख लोगों को 12,000, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, 12 जो है सो लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब 27,000 उसमें, 2.5 लाख कोयलकारों में और 12 लाख इधर, यानी कुल मिला जुला के 12, 14, 15 लाख लोगों को अभी और विस्थापित होना इस राज्य में बाकी है। यह कितना खतरनाक आंकड़ा है आप इसी से समझ सकते हैं। इसीलिए विस्थापन का अब हर जगह पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है और चल रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग को क्या चीज, जो आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं उनका चर्चा हम लोग करेंगे और जो आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसका चर्चा हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जिस पॉइंट में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए कि दरअसल इस राज्य को इसकी पृष्ठभूमि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि हमें अपना पुनर्वास नीति खुद से बनाना चाहिए। अगर हम नहीं बनाते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।